नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। हमने जो सीरीज शुरू की थी संवैधानिक संस्थाओं की, उसमें से 5वां लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वित्त आयोग। इससे पहले हम 4 लेक्चर संवैधानिक संस्थाओं पर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के मध्य अंतर को पढ़ा था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ा था। तीसरे लेक्चर में हमने लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ा था। चौथा जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग को पढ़ा था। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसके अंदर हम वित्त आयोग जो केंद्र के स्तर पर होता है और जो राज्य वित्त आयोग राज्यों के स्तर पर होता है उसको पढ़ेंगे। तो वित्त आयोग हमारे संविधान में आर्टिकल 280 और 281 से संबंधित है और वहीं राज्य वित्त आयोग हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 आई से जुड़ा है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे वित्त आयोग, जिसके अंदर हम अनुच्छेद 280 और 281 को पढ़ेंगे। इसे विस्तार से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी तथ्य समझाऊंगा जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप पूरा वीडियो लेक्चर नहीं सुनना चाहते तो आप केवल 5 मिनट के अंदर वित्त आयोग से जुड़े जो प्रमुख प्रावधान है उन्हें समझ सकते हैं। ठीक। और वित्त आयोग का विषय हमारे लिए जरूरी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 4 अक्टूबर को इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना है और वहां पर अभी हाल ही में इस साल 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें आई हैं जो कि 2020-21 को लेकर हैं, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। यहां पर हम 15वें वित्त आयोग के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक। सबसे पहले कि वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक और सलाहकार निकाय है, यानी जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये क्वासी जुडिशियल और एक एडवाइजरी बॉडी है। अर्धन्यायिक संस्था का मतलब होता है जिसके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की पावर हो। सलाहकारी निकाय का मतलब होता है कि ये केवल सलाह देने का काम करता है। अब उस सलाह को मानना है या नहीं मानना ये सरकार पर निर्भर करता है। दूसरा, वित्त आयोग का गठन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से है। वित्त आयोग का गठन सामान्यतः 5 वर्ष के पश्चात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः शब्द को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चाहे तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष के बाद ही किया जाता है। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बनता है। संविधान में वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया, इसका निर्धारण करने का अधिकार संसद को है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहता, यह संसद तय करती है। संविधान में वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई कि इनकी रिअपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पार्लियामेंट ने इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में स्पष्टीकरण के साथ रखवाता है और इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 281 में है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है, हमारे संविधान में निर्धारण नहीं किया गया। अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा केसी नियोगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1952 को हुआ था। 14th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। इन्होंने राज्यों को केंद्र सरकार के खजाने में से 42% हिस्सा देने की सिफारिश की थी और 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक चली। अभी 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, उन्होंने 15वें वित्त आयोग को 2 रिपोर्ट देनी है। पहली रिपोर्ट वो दे चुके हैं। पहली जो रिपोर्ट होगी, जो प्रतिवेदन है, वो 2020 से 21 के लिए है, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के लिए। दूसरी रिपोर्ट उनकी अभी आनी बाकी है। और एन.के. सिंह ने कहा है कि 2020-21 के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 41% हिस्सा देने की सिफारिश की है। एन.के. सिंह ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ये 42% से हिस्सा 41% यानी 1% कम इसलिए किया गया है क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब 15वां वित्त आयोग जो राज्यों को 41% हिस्सा देने की बात कह रहा है 2020-21 के लिए, तो किस राज्य को कितना मिलेगा, यह किस आधार पर तय होता है? तो इसके
6 पैरामीटर्स हैं। पहला है पॉपुलेशन, उसका पैरामीटर्स होता है 15%, एरिया क्षेत्रफल 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, इनकम डिस्टेंस 45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, टैक्स एफर्ट 2.5%। यानी 15वें वित्त आयोग ने ये 6 पैरामीटर्स तय किए हैं। इन पैरामीटर्स के आधार पर 41% में से किस राज्य को कितना हिस्सा देना है वो इन 6 पैरामीटर्स पर तय किया जाएगा। अब थोड़ा सा और विस्तार से समझिए। देखिए, एक तरफ आप देख पा रहे हैं 14 फाइनेंस कमीशन लिखा है 2015 से 20, दूसरी तरफ लिखा है 15वां वित्त आयोग 2020-21 के लिए। अंतर को समझिए, सिविल सर्विसेज में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये देखिए, पहला पैरामीटर है इनकम डिस्टेंस। 14 फाइनेंस कमीशन ने 50% इनकम डिस्टेंस को पैमाना बनाया था, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने 45% को। पॉपुलेशन, जनसंख्या 1971, 14 फाइनेंस कमीशन ने 1971 की जनगणना के आधार पर 17.5% देने की सिफारिश की थी, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने 1971 की जनगणना को हटा दिया है। दूसरा पैमाना पॉपुलेशन 2011 की जनगणना। 14 फाइनेंस कमीशन में 1971 और 2011 दोनों की जनगणना के आंकड़े थे, लेकिन इसने क्या किया, 15 फाइनेंस कमीशन ने 1971 की जनगणना के आंकड़ों को हटा दिया और 2011 की जनगणना के आंकड़े जो पिछली बार 10% थे, इस बार 15% हो गए। एरिया एज इट इज है, तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 15% पिछली बार भी था 14 फाइनेंस कमीशन में और 15% ही 15 फाइनेंस कमीशन है। पिछली बार फॉरेस्ट कवर को महत्व दिया गया था 7.5%, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट कवर को कोई महत्व नहीं दिया। 15 फाइनेंस कमीशन ने 3 नए एरियो को जोड़ा है। पहला फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, टैक्स एफर्ट 2.5%। आपको याद क्या रखना है, अगर आप 4 अक्टूबर को सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले याद रखना कि 3 नए पैरामीटर्स जोड़े हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, टैक्स एफर्ट 2.5%। 1971 की जनगणना के आंकड़ों को हटा दिया गया है, फॉरेस्ट कवर को हटा दिया गया है, इनकम डिस्टेंस 50% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 45.5%। अब एक चीज और देखिए, जो हमारा 11वां वित्त आयोग था उसने राज्यों को 29.5% हिस्सा देने की सिफारिश की थी। उसके बाद जो हमारा 12वां वित्त आयोग था, 11वें वित्त आयोग ने 29.5%, 12वें वित्त आयोग ने 30.5%, 13वें वित्त आयोग ने 32% और 14वें वित्त आयोग जो कि वाई वी रेड्डी था उसने 42% हिस्सा देने की सिफारिश की थी और 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए 41% हिस्सा देने की सिफारिश की है। ठीक, इतना पढ़ना सामान्यतः पर्याप्त होता है, लेकिन अगर हम मेंस के लिए भी पढ़ें तो हमें इस चीजों को विस्तार से समझना है कि आर्टिकल 280-81 में क्या दिया है। सबसे पहले आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर, संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है। यानी पहले वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर करना था। 1952 में भारत के पहले वित्त आयोग का गठन हो गया और 2 वर्ष भीतर के बाद अगले जो वित्त आयोग बनने थे वो राष्ट्रपति या तो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर करेगा या फिर ऐसे समय पर जो वह उचित समझता है आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ठीक, दूसरी बात, संसद विधि द्वारा उन योग्यताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का यानी उस प्रक्रिया का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण करेगी। हमारे संविधान में अगर कहीं भी ऐसा शब्द मिलता है आपको संसद विधि के द्वारा, तो याद रखिएगा कि यहां पर साधारण बहुमत की बात हो रही है। यानी जो हमारी पार्लियामेंट है वो साधारण बहुमत से एक बिल, एक कानून पारित करेगी जिसमें आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का और उस प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा जिससे उनका चयन किया जाना है। तो संसद ने ऐसा किया। संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, उस अधिनियम का नाम था वित्त आयोग अधिनियम 1951 और उसके अंदर योग्यताएं दी गई हैं।
अध्यक्ष के मामले में कहा गया कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। लोक मामलों का मतलब पब्लिक सर्विसेज की अच्छी नॉलेज रखता हो। सामान्यतः एक आईएएस अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है। और जबकि अन्य जो 4 सदस्य होंगे उनकी 4 अलग अलग योग्यताएं हैं। एक सदस्य एक योग्यता से होगा, दूसरा दूसरी से, तीसरा चौथा ऐसे। एक सदस्य कौन होगा? जो उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। और दूसरा सदस्य कौन होगा? जो प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। तीसरा कौन होगा? जो अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखता हो। और चौथा कौन होगा? जो लेखा यानी अकाउंट्स एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। हमारे संविधान में इन योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया। संसद को तय करने का अधिकार था। संसद ने अधिनियम पारित करके इन योग्यताओं को तय किया है। अब वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे? वित्त आयोग का कर्तव्य क्या होगा? वित्त आयोग किन मामलों में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा? तो हमारे वित्त आयोग के 4 कार्य हैं। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी कर इकट्ठा होता है, जिसको डिवाइड करना होता है, उसमें से संघ यानी सेंटर अपने पास कितना रखे और राज्य कितना अपने पास रखे। जैसे 15वें वित्त आयोग ने कहा 2020-21 के लिए कि 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा और जो बचा हुआ हिस्सा है 59% वो सेंटर रखेगी। और उसके साथ साथ ये तो तय हो गया कि राज्यों को 41% मिलेगा, लेकिन भारत में जो राज्य हैं उन्हें कितना कितना मिलेगा, इसे भी कौन तय करता है? वित्त आयोग, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, पॉपुलेशन, एरिया, इन आधार पर तय किया जाता है कि किस राज्य को कितना दिया जाए। शुद्ध आगम, एक शब्द आप देख पा रहे हैं, शुद्ध आगम। शुद्ध आगम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने 100 रुपए एकत्रित किए, उस 100 रुपए को इकट्ठा करने में सरकार का 10 रुपए खर्च हुआ, तो 100 में से 10 को घटाएंगे और जो 90 बचेगा उसको कहेंगे शुद्ध आगम। तो पहला वित्त आयोग का कार्य होता है कि वो ये सिफारिश करे कि संघ और राज्यों के बीच कितना दिया जाना है और विभिन्न राज्यों के बीच कितना बांटा जाना है। दूसरा कार्य, भारत की संचित निधि, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से राज्यों को कितनी सहायता दी जानी है, इसके बारे में सिफारिश करना। तीसरा पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। राज्य वित्त आयोग, जिसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे 243I में, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य वित्त आयोग को सिफारिश करता है और उससे कहता है कि पंचायतों नगर पालिकाओं के बेहतर कार्यक्रम के लिए आप संचित निधि में से कुछ पैसा देने की सिफारिश करें। चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित या प्रदत्त कोई विशिष्ट निर्देश, जो भी राष्ट्रपति का मतलब यहां पर केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार वित्त आयोग से सलाह लेना चाहती है। तो ये 4 हमारे वित्त आयोग के कार्य। जहां तक आयोग की प्रक्रिया की बात है कि आयोग अपना कार्य किस प्रकार करेगा, उसके पास कौन सी शक्तियां होंगी, तो यह संसद विधि के द्वारा तय करती है। संसद विधि के द्वारा मतलब संसद साधारण बहुमत से एक कानून पारित करेगी, उस कानून के अंदर तय किया जाएगा कि आयोग के पास कौन सी शक्तियां होंगी और कौन सी प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से वो काम करेगा। और संसद ने इसके लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया है और उसके अंदर वित्त आयोग को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की पावर दी गई है, इसलिए हम वित्त आयोग को एक अर्धन्यायिक संस्था कहते हैं। दूसरा आर्टिकल अनुच्छेद 281, इसमें बताया गया वित्त आयोग की सिफारिश, यानी वित्त आयोग का यह कार्य है, लेकिन वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे देगा? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे स्पष्टीकरण के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट को रखेगा तो उसमें स्पष्टीकरण होगा कि वित्त आयोग की किन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने माना और किन्हें नहीं माना, और जिन्हें नहीं माना गया तो उसके पीछे कारण क्या थे। तो ये होता है स्पष्टीकरण। सामान्यतः राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट जाने का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के पास जाती है, सरकार तय करती है, उसके बाद राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में पेश करवाते हैं। हमारे 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, उसके बाद के स्थानम AK चंद्रा, PV राजमन्नार, महावीर त्यागी, के ब्रह्मानंद रेड्डी, GM सेलेट, YB चौहान, NKP साल्वे, KC पंत, AM खुसरो, C रंगराजन, विजय केलकर, YB रेड्डी। इसके अंदर पहला और 15वें वित्त आयोग का नाम जरूर याद रखें। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कई बार इस प्रकार से ही पूछा जाता है
4 वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाम दे देगा और उनके बनने के क्रम में आपसे पूछेगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब इसके अंदर कुछ चीजों को ध्यान रखिए कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पंचायतों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I भाग 9 और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243Y भाग 9 क में किया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान क्या रखना है, हालांकि 243Y में यही लिखा गया है कि नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का अर्थ उसी आयोग से है जिसका उल्लेख आर्टिकल 243I में किया गया, यानी राज्य में एक ही वित्त आयोग होता है जो पंचायतों नगर पालिकाओं दोनों के लिए काम करता है। बेशक दो अलग अलग जगह लिखा हुआ है लेकिन है एक ही, और इसलिए आपको 243I ही याद रखना है। अब इसमें संवैधानिक प्रावधान यानी 243I में क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर और तत्पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल कंडीशन का मूल्यांकन करेगा। अब उसी प्रकार हमारे संविधान में 73वें या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या, योग्यताएं, इनका उल्लेख नहीं किया गया, जैसे वित्त आयोग में नहीं किया गया था। उसी प्रकार यहां लिखा गया कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का मतलब एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे, उनकी योग्यताएं, उनकी चयन किस प्रकार होगा, उस रीति का, इस बारे में प्रावधान कर सकेगा। हमारा संविधान योग्यताओं का, संरचना का, प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता, स्टेट की लेजिस्लेचर, राज्य की विधानमंडल तय करती है। अब राज्य का जो राज्य वित्त आयोग है, ये राज्यपाल को जो सिफारिशें देता है, यानी राज्य की वित्त आयोग के कार्य क्या है, 4 कार्य हैं। पहला, राज्य के द्वारा इकट्ठे किए गए कर, शुल्क, पथकर, फीस, कर मतलब टैक्स, शुल्क मतलब एक प्रकार से फीस ही होती है, पथकर का मतलब टोल टैक्स, उसके जो शुद्ध आगम है, जो खर्चा निकालने के बाद जो आमदनी हुई है, कर इकट्ठा हुआ है, उसमें से राज्य कितना रखे और पंचायतों और नगर पालिकाओं को कितना देना है, और इसके साथ साथ अलग अलग पंचायतों, अलग अलग नगर पालिकाओं को कितना देना है, इस बारे में भी सिफारिश करता है। ये देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं, राज्य द्वारा उद्धृत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य के और पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच में विभाजित करना और सभी स्तरों पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच में वितरित करना। दूसरा, ऐसे कर, शुल्क, पथकर जो कि स्टेट गवर्नमेंट, वित्त आयोग सिफारिश करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि ये हम पंचायतों या नगर पालिकाओं को लगाने की इजाजत दे सकते हैं, यानी राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं को अलग प्रकार के कर, शुल्क, पथकर लगाने की सिफारिश करता है। तीसरा, जैसे भारत की संचित निधि होती है वैसी राज्य की संचित निधि होती है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 266, वो भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि दोनों से जुड़ा है। उसमें कहा गया है कि राज्य की संचित निधि में से पंचायतों नगर पालिकाओं में से अगर कुछ अनुदान देना है तो उसकी सिफारिश करना। चौथा, पंचायतों नगर पालिकाएं कैसे बेहतर तरीके से कार्य करें तो राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से उन्हें अन्य मामले भी सौंप सकता है। अब आयोग अपनी प्रक्रिया जो है, आयोग जो राज्य वित्त आयोग है वो किस प्रक्रिया से अपना कार्य करे, उसके बाद कैसी शक्तियां होंगी, ये कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा। जैसे हमने केंद्रीय वित्त आयोग में, केंद्र का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता था, राष्ट्रपति को, तो राज्य वित्त आयोग किसे देगा, राज्यपाल को। राज्यपाल आयोग की सिफारिशों के स्पष्टीकरण के साथ अपनी विधानमंडल में रखवाएगा। अगर एक सदन है तो केवल विधानसभा में रखवाएगा, अगर 2 सदन है तो विधानसभा और विधान परिषद में रखवाएगा। स्पष्टीकरण का मतलब आप जानते हैं कि कौन सी सिफारिशों को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा, कौन सी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, उसके पीछे कारण क्या था। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें केवल सलाहकारी नेचर की होती हैं, इसे मानना या मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। अब अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने एक अधिनियम पारित किया, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994, मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्ट 1994, क्योंकि मेन ढांचा तो आपके आर्टिकल 243I में दिया है, लेकिन कुछ चीजें तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को स्वयं तय करनी है। हाँ, अगर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी नहीं कर रहे तो हमें यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं
तो हमें ये जानना जरूरी है कि सरकार ने कौन से नियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत उन चीजों को तय किया। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 को 5 मार्च 1994 को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की और यह अधिनियम 7 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित हो गया। तारीखों को याद रखना है, आपसे पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश के इस विधानमंडल ने कानून के द्वारा यह तय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें एक सदस्य सचिव भी होगा, जिनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। क्योंकि 243I राज्य के विधानमंडल को अधिकार देता है कि वो संरचना को तय करे, तो मध्य प्रदेश विधानमंडल ने कहा है कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे और जिसमें एक सदस्य सचिव भी होगा। योग्यताएं जो हमने वित्त आयोग में पढ़ी थी एज इट इज है। अध्यक्ष कौन होगा? जो लोक मामलों का अनुभवी हो। सदस्य कौन होंगे? 4 में से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या योग्यता रखता है, कोई भी हो सकता है, या तो जज रह चुका है, रिटायर्ड है, या फिर क्वालिफिकेशन रखता है। सरकार के लेखा वित्त के बारे में विशेष ज्ञान रखता है, वित्त मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखता है और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता है। इसके साथ साथ इस अधिनियम में यह भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य नियुक्त करने या रहने के लिए अयोग्य कैसे हो सकता है? यदि वह विकृत चित्त का हो, अनुमोचित हो यानी मानसिक रूप से सही ना हो, दिवालिया हो, बैंकक्रप्ट हो, किसी ऐसी अपराध का दोषी हो जिसके अंदर नैतिकता जुड़ी हो, या फिर उसके ऐसे वित्तीय या अन्य आयोग के सदस्य के रूप में ऐसे कृत्य कार्य किए हों जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यानी अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है या इस प्रकार का कोई कार्य करता है जिससे उसके वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्ष होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। कौन तय करेगा? विधानमंडल ने तय किया है और राज्यपाल ही उन्हें हटाएगा। ठीक। 5वें वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये सामान्यतः इस संदर्भ में होता है कि अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा। आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले राज्यपाल के आदेश में तय की जाए। यहां पर देखिए, किंतु वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। यानी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, ये जब राज्यपाल आयोग का गठन करता है तब तय करता है, और वो चाहे तो रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। और वो अपना इस्तीफा किसे देंगे? राज्यपाल को। सेंटर का मामला होता, सेंटर के वित्त आयोग की बात होती तो राष्ट्रपति को। आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करता है और अपने ऐसे कृत्यों के, अपने कार्यों के अनुपालन में वे समझ शक्तियां होंगी जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सिविल कोर्ट के पास होती है। क्योंकि राज्य वित्त आयोग भी क्या है? एक अर्धन्यायिक संस्था है, इसलिए उसके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की शक्तियां होती हैं, जो हमने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी 6। याद कीजिए, अगर आप उन 6 शक्तियों को याद रखते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग संशोधन अधिनियम, यानी जो 1994 का अधिनियम था, उसमें 2006 में संशोधन हुआ और उसमें एक प्रावधान किया गया कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का सदस्य सचिव आयोग का पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य का मतलब जो पहले से किसी पद पर है। 4 तो है ही, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का जो सदस्य है, सदस्य सचिव है, वो आयोग का पदेन सदस्य होगा। अब तक मध्य प्रदेश में 5 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, इसको जरूर याद रखना है। प्रथम वित्त आयोग 1994-95 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष बने स्वाई सिंह सिसोदिया। उसने अपनी रिपोर्ट की अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1996 से लेकर मार्च 2001 तक। दूसरे वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 17 जून 1999। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? स्वाई सिंह सिसोदिया। तो याद क्या रखना है? पुनर्नियुक्ति हो सकती है। 2 अध्यक्ष के नाम याद रखिए, हिम्मत कोठारी और स्वाई सिंह सिसोदिया। पहले 2 मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष स्वाई सिंह सिसोदिया, और चौथा और 5वां इसके कौन? हिम्मत कोठारी। और बीच में मैडम का नाम याद रखना है, शीतला सहाय। प्रथम वित्त आयोग, द्वितीय वित्त आयोग 17 जून 1999, तृतीय वित्त आयोग 12 जुलाई 2005, चौथा वित्त आयोग 27 जनवरी 2012, 5वां वित्त आयोग 20 मार्च 2017। अध्यक्ष कौन है? हिम्मत कोठारी। इनकी रिपोर्ट की अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रखे, और ये तारीखों को जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो ये था हमारा वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग। कल लेक्चर नहीं होगा, परसों लेक्चर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर, और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो महान्यायवादी महाधिवक्ता पर हो। आने वाले 2-3 लेक्चर के अंदर हम अपनी सभी संवैधानिक संस्थाओं को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम सांविधिक संस्थाओं पर आएंगे।
और धीरे धीरे कर कर पूरे की पूरे चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक, आखिरी के अंदर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। आप में से अधिकतर बच्चों ने नोट्स के लिए बोला है, तो मैं जल्द ही उसे अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। और मेरे हर वीडियो के अंदर 1 या 2 डिसलाइक्स जरूर आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो लोग वीडियो को पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, वो कम से कम कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि उन्होंने वीडियो के अंदर उन्हें क्या कमी लगी, कि उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि मैं जानता हूं कि कौन उसे डिसलाइक कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक। थैंक यू, स्टे ट्यून।